हेलो पेरेंट्स, 8 अगस्त की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है स्टेट्स कॉल्ड टू स्ट्रिक्टर एंटी रेशियल लॉ। तो ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि 2 नए प्रोविजंस ऐड करने चाहिए, सेक्शंस ऐड करने चाहिए इंडियन पीनल कोड में। तो ये एक्चुअली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बेसबरुआ कमेटी है। ये मिस्टर एमपी बेसबरुआ थे जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे, इवन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर थे। तो इनकी कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी 2014 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि तब काफी सारे रेशियल अटैक केसेस आए थे अगेंस्ट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन सिटीज। और इवन दिल्ली में या अरुणाचल प्रदेश के 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट थे मिस्टर तानिया। सो ये नीदो तानिया, उनका यहाँ पे लोगों ने इतना पीटा कि इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश के एमपी के बेटे थे। तो ये इंसिडेंट्स जो हुए, इसके बाद ये कमेटी एस्टैब्लिश की गई कि ये इसके लिए क्या सजेशंस होने चाहिए। तो बेसबरुआ कमेटी ने काफी सारे सजेशंस दिए रिगार्डिंग स्ट्रिक्टर प्रोविजंस अंडर इंडियन पीनल कोड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने चाहिए, इवन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू सेंसिटाइज करना चाहिए रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन, क्योंकि उनके ऊपर रेशियल अटैक्स होते हैं, क्योंकि उनके रेशियल फीचर्स जो होते हैं, फेशियल फीचर्स वगैरह, इवन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ड्रेसिंग्स थोड़े अलग होती है, तो इस वजह से उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। तो इसीलिए ये सेंसिटाइजेशन भी जरूरी है। तो ये रिकमेंडेशंस थे। तो अभी जो इनके इंडियन पीनल कोड में सेक्शंस इंसर्ट करने के लिए जो रिकमेंडेशंस थे, उसके बेसिस पे सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है, सजेस्ट किए ये सेक्शंस ऐड करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो इसीलिए स्टेट्स का कंकरेंट जरूरी है, उनको अग्री करना जरूरी है। तो जब ये स्टेट्स को भेजे गए ये सजेशन अबाउट दीज न्यू सेक्शंस इन आईपीसी, तो यहाँ सिर्फ 4 स्टेट्स ने अब तक हाँ की है। तो ये 4 स्टेट्स ने ही अब तक असेंट दिया है। तो ये स्टेटस है, तो वही है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो है अभी जो प्रोविजंस है जो ऐड किए जाएंगे, तो उसमें ये भी है अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी कि अगर वर्ड्स और जेस्चर्स भी यूज किए जाए उनके अगेंस्ट, तो इसको 3 इयर्स के लिए पनिशेबल किया जा सकता है। और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, एक्चुअली ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, racial features, behavior, culture, customs, way of living, कोई भी एक्शन की वजह से, कोई भी एस्पेक्ट की वजह से अगर उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको वायलेंस या क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी अप टू 5 years एज सच, 5 years ऑफ जेल एंड फाइन। तो ये है, तो वही है। अभी यहाँ पे भी जो प्रोविजन है रिगार्डिंग गेस्चर्स, वर्ड्स यूज करने पे भी तो पनिशमेंट है अप टू 3 years। तो ये एक्चुअली प्रूव करना डिफिकल्ट हो सकता है और काफी इनोसेंट्स भी इसमें पनिश किए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इसलिए कंसर्न्स भी यहाँ रेज किए गए हैं इस पे। और हम देख रहे हैं स्टेट्स रिस्पॉन्स ठंडा है, स्टेट्स का रिस्पॉन्स ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स है। तो ये बेसबरुआ कमेटी के बारे में भी है जो 2014 में एस्टैब्लिश की गई थी। तो क्या कॉजेज है इन रेशियल अटैक्स के पीछे और क्या मेजर्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए, इवन लीगल रेमेडीज क्या लेना चाहिए, उनको सजेस्ट करना था जो उन्होंने सजेस्ट किया। और ये उन्होंने कॉजेज ढूंढे थे कि इनके मंगोलाइट फीचर्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन के, तो अलग लगते वो लोग बाकी लोगों से, ऐसे जनरल पॉपुलेशन इंडियन से। तो इसीलिए उनको फॉरेनर्स भी अज्यूम किया जाता है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, उनका इजी गोइंग आउटलुक और ड्रेसिंग हैबिट्स की वजह से भी उनको टारगेट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है, ओवरचार्ज किए जाते हैं, वो कमेंट्स पास किए जाते हैं, भद्दे कमेंट्स, मोलेस्टेशन होता है, वो है। और फिर यही है, इफेक्ट ये है कि इनसिक्योरिटी और उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। फिर अगला है एनजीटी रैप्स पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान ऑन क्रॉप बर्निंग। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एपेक्स अथॉरिटी है फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस, तो यहाँ पे इन्होंने 4 नॉर्दर्न स्टेट्स को कहा है कि अब तक उन्होंने क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग का जो इशू है उसके ऊपर अब तक कंक्रीट एक्शन नहीं लिया है। उनको एनजीटी ने कहा था कि एक्शन प्लान सबमिट करना है उनको, वो भी उन्होंने अब तक नहीं किया है। तो उनको फाइनल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो एटलीस्ट एक्शन प्लान फाइल करे अपना, या तो फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है हम फिर आप ऑर्डर पास करेंगे कि आपका ट्रेजरी अकाउंट अटैच किया जाए। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, क्योंकि ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक्चुअली एनवायरमेंट पेनल्टीज भी फिक्स की है कि अगर क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग होता है तो स्मॉल लैंड ओनर्स, मीडियम लैंड ओनर्स और लार्ज लैंड ओनर्स पे फाइन किया जाएगा
at rupees 2,500, 5,000 and even up to rupees 15,000. तो ये जो फाइन्स है ये इम्पोज नहीं किए जा रहे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्शन लेना जरूरी है। तो ये पॉइंट रेज की जाती है। क्योंकि ये क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग क्यों होता है वो भी हम देखते हैं। तो एक्चुअली ये क्रॉप रेसिड्यू जो होता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग हो जाता है, जब क्रॉप्स में से हार्वेस्टिंग जो काम की जो है, जो ग्रेन्स है वगैरह जो है वो अगर निकाल दिए, उसके बाद जो क्रॉप रेसिड्यू फार्म पे बचता है उसको भी निकालना होता है, क्योंकि नया क्लीन करना होता है फार्म को ताकि नए सीड सो किए जा सके। तो ये क्रॉप रेसिड्यू निकालने के लिए भी या तो आप मैनुअल लेबर यूज करो या तो मैकेनाइजेशन यूज करो, तो ये खर्चा होता है। तो इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि क्रॉप रेसिड्यू को बर्न कर देते हैं। तो ये बर्न होने के बाद जो ऐश जनरेट होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन इफेक्ट जो उसकी वजह से आता है, तो उससे अगले क्रॉप को भी बेनिफिट होता है। लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा होता है क्योंकि सेम टाइम पे आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन ये क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग सारे स्टेट्स में होता है, और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है दिल्ली का, तो हम देखते हैं दिल्ली में एयर पोल्यूशन इशू काफी ज्यादा हो जाता है। ये पूरा जो एयर पोल्यूशन है वो अक्यूमुलेट होता है और दिल्ली में ये सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट दिखता है। तो यहाँ पे हमने देखा था नवंबर दिसंबर 2016 में भी काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन का कंसर्न था यहाँ पे, स्टार्ट ऑफ विंटर्स यहाँ पे। तो ये उसका रीजन यही है, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। तो इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यहाँ पे एक्शन चाहती है कि स्टेट्स एक्शन ले कि इसको डिस्करेज करे। तो वही है, वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इनके ऊपर हेवीली अभी ऑर्डर्स पास करे, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास करे। और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जो हमने पहले भी देखा, ये 2010 में एस्टैब्लिश की गई थी। इनको आईपीसी सीआरपीसी कोड, जुडिशियल कोड्स को फॉलो करने का मैंडेट नहीं है। इनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अपलोड करना है एक्सपेडिशियसली, क्विकली इनको केसेस रिजॉल्व करने, और ये एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस को देखते हैं। तो ये इसलिए एस्टैब्लिश की गई थ्रू द एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। फिर अगला है स्टडी फाइंड्स सीरियस चेंजेस इन पंपा रिवरीन सिस्टम। तो ये पंपा रिवर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंपा अचनकोविल वाइपा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। तो ये पंपा रिवर के ऊपर ये जो कमेटी बनाई गई है, पंपा परिरक्षण समिति, तो ये पंपा रिवर जो है, इवन पंपा अचनकोइल दोनों रिवर्स केरला के हैं। ये पंपा रिवर के ऊपर स्टडी की गई है और ये पता किया गया है कि यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी काफी है पंपा रिवर बेसिन में, क्योंकि अंडर दिस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पंपा और अचनकोइल रिवर को सरप्लस रिवर्स माने गए कि यहाँ पे सरप्लस वाटर है, तो इसको लिंक किया जाएगा वाइपा रिवर को जो तमिलनाडु में है, जो डेफिशिट बेसिन है। तो यहाँ पे वाटर यहाँ से पंपा अचनकोइल से डाइवर्ट करके वाइपा बेसिन में दिया जाए ताकि यहाँ पे इरिगेशन प्रोवाइड किया जा सके, यहाँ पे बेनिफिट हो। तो इसीलिए ये पंपा परिरक्षण समिति यहाँ पे स्टडी कर रही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे काफी सारे रीजन्स में वाटर काफी कम हो गया है, थोड़े पार्ट्स में इवन ब्लैकिश कलर वाटर पाया गया है। वो कह रहे इवन वाटर जो वेल्स है यहाँ पे इमीडिएट विसिनिटी में रिवर बैंक्स के, वो भी डिप्लीट हो रहे हैं। तो ये कंसर्न्स रेज किए गए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ अराउंड 55 इयर्स लाइफ होगी पंपा रिवर की अगर प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कंटिन्यू हुए। तो ये वार्निंग वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये पंपा अचनकोइल वाइपा रिवर की डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये स्कीम रिवर लिंकिंग स्कीम प्रिपेयर की गई थी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। इसका कॉस्ट अराउंड 2588 करोड़ है। तो इसके अंदर सरप्लस वाटर फ्रॉम केरला रिवर्स पंपा अचनकोइल ये दिया जाएगा टू वाटर डेफिशिट वाइपा तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु को ही बेनिफिट होगा, इसलिए केरला अथॉरिटीज भी यहाँ पे इसके अगेंस्ट है और एनवायरमेंटलिस्ट भी इसके अगेंस्ट है। तो केरला की ये पंपा परिरक्षण समिति भी इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे रही है कि सरप्लस वाटर है, ये सच नहीं है, यहाँ पे सरप्लस वाटर नहीं है, वो कह रहे हो। इवन यहाँ पे काफी सारा जो है रीजन में यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड सबमर्ज हो जाएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि रिवर लिंक होगा तो कनाल डेवलप किया जाएगा दोनों रिवर्स को लिंक करने के लिए। तो फॉरेस्ट लैंड सबमर्ज होगा, ह्यूमन सेटलमेंट्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ये कंसर्न्स भी है। प्लस इससे केरला को फायदा नहीं होगा, केरला का वाटर डाइवर्ट किया जाएगा। और वो कहते हैं पंपा अचनकोइल रिवर में एक्सेस वाटर होता है फ्लड सीजन के टाइम पे, और ड्राई सीजन के टाइम पे वो कह रहे हैं यहाँ पे वाटर कम होता है। तो इसके हिसाब से उनको सरप्लस रिवर्स नहीं कहा जा सकता। तो ये वो कह रहे हैं। ये मैप दिया गया है पंपा अचनकोइल वाइपा रिवर। तो ये देख सकते हैं आप, पंबा या पंपा रिवर यहाँ पे है केरला में, ये अचनकोइल रिवर है। तो ये पंपा अचनकोइल रिवर को लिंक करके यहाँ पे लिंक कनाल बना के ये वाइपा रिवर जो है तमिलनाडु की ये
पे बॉर्डर दिया गया है बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, तो यहाँ पे ये लिंक कनाल बनाया जाएगा, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये प्रपोजल। फिर अगला न्यूज आइटम है फंड क्रंच हिट्स कर्नाटका's कैश इंसेंटिव स्कीम फॉर HIV अफेक्टेड। तो HIV अफेक्टेड चिल्ड्रन के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2010 में एक पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया और ये स्कीम है विशेष पालन योजना। तो इसके अंदर जो मंथली कैश इंसेंटिव दिया जाता था, जो बच्चे ऑर्फन है जिनके माँ बाप नहीं, उनको 750 पर मंथ दिया जाता था, और सिंगल पेरेंट के जो बच्चे हैं उनको 650 पर मंथ दिया जाता था। ये वो बच्चे जो HIV से अफेक्टेड है, तो चिल्ड्रन लिविंग विद HIV। तो 15,000 चिल्ड्रन को ये बेनिफिट होता था। 2010 से ये इनिशिएट किया गया पायलट प्रोजेक्ट में, और 2012 के बाद इसको फिर फुल स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन पिछले साल से ये पेमेंट सिर्फ SC ST चिल्ड्रन को रिस्ट्रिक्ट की गई है। अब सिर्फ SC ST HIV चिल्ड्रन को, ऑर्फन्स और सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन को मिलेगा ये बेनिफिट। तो ये रीजन ये दिया जा रहा है कि फंड शॉर्टेज है, इसलिए इस स्कीम को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो ये है विशेष पालन योजना और कर्नाटक। फिर अगला है फूड सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट रैप्स सेंटर स्टेट्स। तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जो 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट स्टेट लेवल पे भी होना है। तो स्टेट फूड कमीशन एस्टैब्लिश करने के भी प्रोविजन है इसमें। लेकिन स्टेट फूड कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि हरियाणा की स्टेट फूड कमीशन एस्टैब्लिश की गई है, पर वो वहाँ पे लोग जॉबलेस बैठे हैं, विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है उनके पास। और रीजन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, उनका एक्टिव एक्शन नहीं लिया गया उनके थ्रू। तो ये 4 साल हो गए ये फूड सिक्योरिटी एक्ट पास करके, लेकिन अभी तक और भी स्टेट्स को नाम किया गया है और 9 स्टेट्स के नाम दिए गए, यहाँ पे भी ऐसे ही कंडीशन है। तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये नहीं कह सकते कि ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है लॉ, तो हम क्या करें। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 256 में क्लियरली प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट कर सकती है, ऑर्डर्स पास कर सकती है पार्लियामेंट्री लॉज इंप्लीमेंट करने को। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट नहीं कर सकते। तो ये कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि सेक्रेटरी इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ये सारे स्टेट चीफ सेक्रेटरी से मिले बाय अगस्त 31, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और कैसे ये फूड सिक्योरिटी लॉ इंप्लीमेंट किया जा सके उसके तरीके ढूंढे जाए। तो ये एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करे, और ऑफिशियल्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी रूल्स फ्रेम करके इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स डेजिग्नेट करे, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ये एक्ट के अंदर है उसको इंप्लीमेंट करे 1 साल के अंदर। इवन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो कह रहे हैं कि सारे स्टेट फूड कमीशंस फंक्शनल होने चाहिए, विजिलेंस कमिटीज एस्टैब्लिश की जानी चाहिए हर स्टेट में, और सोशल ऑडिट भी हर स्टेट में रेडी होना चाहिए, सोशल ऑडिट मशीनरी। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए इन ट्रू स्पिरिट, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मेजर प्रोविजंस है जो 2013 में पार्लियामेंट ने पास किया था। तो यहाँ पे प्रायोरिटी हाउस होल्ड और अंत्योदय हाउस होल्ड को यहाँ पे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। कंसेशनल रेट्स पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है, 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ प्रायोरिटी हाउस होल्ड में, और अंत्योदय हाउस होल्ड को 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ। तो ये एक्चुअली प्राइस जो होता है कंसेशनल प्राइस एट ₹3 per kg ऑफ राइस, ₹2 per kg फॉर व्हीट एंड ₹1 per kg फॉर मिलेट्स कोर्स सीरियल्स। तो ये PDS इशू प्राइस डिटरमिन की गई है। तो इसके अंदर जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड अंत्योदय हाउस होल्ड है, तो इसमें 75% रूरल पॉपुलेशन को ये बेनिफिट मिलेगा और एटलीस्ट 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। फिर अगला न्यूज आइटम है सिचुएशन ग्रिम फॉर बंगाल तांतसारी वीवर्स आफ्टर GST। तो GST इंप्लीमेंट होने के बाद 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हुए, तो इसके बाद यहाँ बंगाल में देखा जा रहा है कि जो हैंडलूम वीविंग है, ट्रेडिशनल कॉटन साड़ीज जो जामदानी साड़ीज कहा जाता है, ये जो यहाँ पे व्यू करते हैं बंगाल में, वो यहाँ पे सफर कर रहे हैं, ये पूरा सेक्टर सफर कर रहा है। क्योंकि GST तो है, 5% GST है, और इनपुट मतलब कॉटन यार्न खरीदने पे, रॉ मटेरियल्स खरीदने के ऊपर 5% GST। लेकिन जो वो सेल करते हैं सारी, उसके ऊपर कितनी GST है वो क्लियर नहीं है, और जो वो सेल करते हैं होलसेल मार्केट्स में वगैरह, तो ये सेलर बायर्स वहां पे खरीदने को रेडी नहीं है इनसे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको बिल दो प्रिपेयर्ड एज पर GST नॉर्म्स।
क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको तभी मिलेगा जब वो बिल्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो हैंडलूम वीवर्स हैं उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो बिल जीएसटी नॉर्म्स के हिसाब से प्रिपेयर कर सके, तो इसीलिए उनका खरीद नहीं रहे बायर्स, तो ये उनको दिक्कत आ रही है। ये एक पॉइंट है। प्लस ये कल्चर पर्सपेक्टिव से भी ये जामदानी साड़ीज के बारे में पता होना चाहिए। जामदानी ये पर्शियन वर्ड से आता है, जाम और दानी मतलब कप एंड कंटेनर। तो ये जामदानी साड़ीज एक्चुअली बंगाल की फेमस कॉटन साड़ीज है, ट्रेडिशनल कॉटन साड़ीज। ये जनरली लाइट कलर्स में होती है, लेकिन अभी डार्कर शेड्स में भी वैरायटी ऑफ डिजाइन्स में आती है, कॉटन साड़ीज होती है। और ये इवन जामदानी साड़ीज को बांग्लादेश से ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टेटस भी दिया गया है। ये बांग्लादेश की भी और बंगाल में भी ये ट्रेडिशन है। और ये बालूचारी साड़ीज है अगेन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये सिल्क साड़ीज है। तो ये बनारसी साड़ीज की तरह लगती है, लेकिन इसमें जरी वर्क नहीं होता जो बनारसी साड़ीज में होती है। ये प्योर सिल्क साड़ीज होती है, ओनली सिल्क से बनी होती है। और इनका जो बॉर्डर होता है, ब्रॉड बॉर्डर होता है, जहाँ पे मोटिव्स होते हैं, जनरली इवन माइथोलॉजिकल मोटिव्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। फिर अगला है सेस लिमिट ऑन मोटर व्हीकल्स रेट्स टू 25%। तो अब ये सेस के ऊपर है। तो जीएसटी के जो रेट्स है, जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट हुआ है, तो सारे गुड्स के और सारी सर्विसेज के जो रेट्स फाइनलाइज किए गए वो जीएसटी काउंसिल ने फाइनलाइज किए। और ये जीएसटी काउंसिल क्या है, ये जो है यहाँ पे ये चेयरमैन इसके है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली, और यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस रेवेन्यू भी रिप्रेजेंटेड है। और हर स्टेट से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या एनी अदर मिनिस्टर यहाँ नॉमिनेट किया जाता है। तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन भी है सारे स्टेट्स का और सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन भी। इनको वोटिंग पावर दिया गया, इनको 1/3 वोटिंग पावर है सेंटर को और 2/3 वोटिंग पावर स्टेट्स के पास है। कोरम इज मतलब अगर मीटिंग होनी है तो एटलीस्ट 50% मेंबर्स होने चाहिए, और जो वोटिंग डिसीजन लिया जाता है वो 3/4 मेंबर्स अप्रूव करे तो वो डिसीजन अप्रूव किया जाता है। तो ये जीएसटी काउंसिल की काफी सारी मीटिंग्स है। अभी जो न्यूज में वो 20th मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की। तो इन मीटिंग्स के थ्रू इन्होंने सारे जीएसटी लॉज फाइनलाइज किए हैं, और बाकी जो कंपेंसेशन प्रोविजंस है हमने देखा है, क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद थोड़ा शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू आएगा फॉर स्टेट्स, ये एक्सपेक्टेड है ट्रांजिशन फेज में। तो इसीलिए स्टेट्स को ये अश्योर किया गया सेंटर के थ्रू के 5 साल फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन अप टू 5 years जो भी उनको डेफिसिट होगा रेवेन्यू कलेक्शन में जीएसटी इंप्लीमेंट होने की वजह से, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंपेंसेट करेंगे। तो ये कंपेंसेशन अश्योर्ड है। तो कंपेंसेशन अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से करेगी, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक सेस इम्पोज किया जाएगा। मतलब जीएसटी रेट्स तो इम्पोज किए जाएंगे अलग अलग लेवल्स पे, उनके अलावा जो हाईएस्ट स्लैब होगा जीएसटी टैक्स स्लैब, उसके उन थोड़ी कमोडिटीज पे सेस भी इम्पोज किया जाएगा और एक एडिशनल सेस ऑन टैक्स। तो वो सेस का कलेक्शन जो होगा उसको यूज किया जाएगा स्टेट्स को कंपेंसेट करने के लिए। तो ये फाइनलाइज हुआ है। टैक्स स्लैब्स भी जीएसटी काउंसिल ने फाइनलाइज किया है। तो ये टैक्स स्लैब में कौन सी कमोडिटी कौन से टैक्स स्लैब में जाएगी, तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी है। तो ये फिट करती है, रेट्स कमेटी या फिटमेंट कमेटी ये डिसाइड करती है कि गुड सर्विसेज कौन से टैक्स स्लैब में जाने चाहिए, और जीएसटी काउंसिल का फाइनल डिसीजन यहाँ पे आता है। तो ये टैक्स स्लैब्स फाइनलाइज हुए फॉर गुड्स एंड सर्विसेज 0%, 5%, 12, 18, 28 और फिर है 28% प्लस सेस की कैटेगरी। तो सेस के रेट्स भी अलग अलग है, मतलब ये कम से कम ज्यादा से ज्यादा हो सकते 3%, 5%, अप टू 15% है। तो न्यूज यही है कि इसको कार्स के लिए अप टू 25% सेस करना चाहिए। तो ये सजेशन जीएसटी काउंसिल दे रही है कि गवर्नमेंट लॉज जो जीएसटी लॉज है उसको अमेंड करे और ये प्रोविजन लाए कि सेस मैक्सिमम 25% तक। वो क्यों करना चाहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये गुड्स भी वेरियस कैटेगरीज में डाले गए और सर्विसेज भी अलग अलग कैटेगरीज में डाले गए ऑन डिफरेंट सेस बेसिस पे, और थोड़ी सर्विसेज भी एग्जेम्प्टेड। थोड़े चेंजेस भी किए गए क्योंकि थोड़े कंट्रोवर्सीज हो गई थी, तो थोड़े चेंजेस भी लाए गए हैं। पर जो और इश्यूज है जिनके ऊपर चेंजेस नहीं लाए गए हैं वो नो चेंज वाली कैटेगरीज है। एक तो हाइब्रिड कार्स। तो हाइब्रिड कार्स होते हैं जो ट्रेडिशनल फ्यूल पे भी चलती है और इलेक्ट्रिक कार्स इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकती है। तो ये हाइब्रिड कार्स के ऊपर जीएसटी लाया गया है 28% और मैक्सिमम सेस लेवल 15%। तो एक्चुअली इसको प्रमोट करना चाहिए, डिपेंडेंस ऑन फ्यूल कम होगा, पर जीएसटी रेट सबसे ज्यादा है प्लस सेस। तो ये थी इशू। टेलीकॉम सर्विसेज जब डिजिटाइजेशन प्रमोट किया जा रहा है, टेलीकॉम सर्विसेज पे 18% जीएसटी है। इवन सैनिटरी नैपकिन पे 12% जीएसटी, एसेंशियल कमोडिटी मानी जानी चाहिए, इसके ऊपर
नो 0 रेटेड होना चाहिए डिमांड था, लेकिन सैनिटरी नैपकिन पे 12% GST लगाया गया। तो ये है, तो यहाँ पे इसके यही डिटेल्स है। और अब जो ये इशू न्यूज है जो वो ये है कि सेस जो है मोटराइज्ड व्हीकल्स के लिए 15% से बढ़ा के 25% करना चाहिए। GST काउंसिल का रिकमेंडेशन जा रहा है और वो कह रहे हैं कि ये फिटमेंट कमेटी के हिसाब से एक्चुअली जब उन्होंने देखा कि प्री GST टैक्स रेट जो था वो ज्यादा था और अब पोस्ट GST टैक्स रेट इनके ऊपर काफी कम हो गया है, तो क्योंकि ये कम हो गया है तो उसको कंपेंसेट करने वाले कह रहे हैं कि इसको 25% तक लाना चाहिए। तो ये एक्चुअली आर्ग्यूमेंट जो है, तो GST रेट्स जो है वो अब सेस का जो आइडिया है तो मैक्सिमम GST रेट 28% की है और सेस तो है सिर्फ 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगी जब तक कंपेंसेशन की रिक्वायरमेंट है। तो सेस का पर्पज ही अलग है। तो वही है जो यहाँ पे जो हाई एंड कार्स मैन्युफैक्चरर्स है जैसे मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD और CEO भी कह रहे कि एक्चुअली हमारे ग्रोथ के लिए दिक्कत लाएगी, हमारे जो प्लान्स है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में यहाँ पे एक्सपांशन करने का उसमें भी ये बाधा आएगी। और वो कह रहे कि जो और भी आर्ग्यूमेंट जो रखे जा रहे हैं वो ये है कि सेस जो है ये अगर स्टेट्स को डेफिसिट हो रहा है तो सेस इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि पर्पस उसका वही है। ये सेस इंक्रीज करने के लिए पहले डेटा तो लाया जाए कि क्या स्टेट्स को कुछ डेफिसिट हो रहा है कि सेस इंक्रीज करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि कोई रैशनल नहीं है कि टैक्स प्री पोस्ट GST टैक्स इक्वल करने के लिए यहाँ पे सेस इंक्रीज किया जाए। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है प्रॉफिट पेट्रोलियम में बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ GST। तो अब ये प्रॉफिट पेट्रोलियम क्या होता है वो समझना चाहिए। उससे पहले हम ये समझेंगे ये इशू जो है न्यूज है रिगार्डिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं तो एक्चुअली ये NELP पॉलिसी के ऊपर है। तो न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी जो मार्च 2016 तक एप्लीकेबल थी। फिर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी HELP अनाउंस की गई मार्च 2016 से। तो तब से जो भी बिड्स किए गए हैं वो HELP के अकॉर्डिंग है, पर जो पुराने प्रोजेक्ट्स है अब तक वो NELP के अंदर जो चल रहे हैं उसके ऊपर ये न्यूज है। तो ये NELP के अंदर जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, तो ये गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एंटिटी है उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। और ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है NELP पॉलिसी ऐसी थी कि प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे बेस्ड थी। मतलब कि जब ये ऑयल फील्ड जो है इसका बिडिंग किया जाता था तो ये एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑयल फील्ड के लिए बिड्स किए जाते थे और जो ऑपरेटर इसको बिड को जीतती थी उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते थे, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो सरप्लस पेट्रोलियम होगा, आउटपुट होगा, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक शेयर डिसाइडेड होता था कि इतना सरप्लस में से इतना आउटपुट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, इतना शेयर। तो ये जो है प्रॉफिट प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो यहाँ पे एक्चुअली दो पार्ट्स है, एक है प्रॉफिट पेट्रोलियम और एक है कॉस्ट पेट्रोलियम। तो ये मतलब क्या इन दोनों टर्म्स का, तो यहाँ पे जो NELP है ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे है। मतलब कि जो ऑपरेटर्स है उनको अलाउ किया जाता है ये ऑयल फील्ड्स को एक्सप्लोर करना, डेवलप करना, अपना कॉस्ट रिकवर करना। तो ये कॉस्ट पेट्रोलियम है, तो इतना यूज किया जाता है, वैल्यू की जरूरत है कि उनका सारा कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो कॉस्ट रिकवर होने के बाद जो बाकी जो आगे पेट्रोलियम जनरेट होता है वो प्रॉफिट पेट्रोलियम है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर मिलता है। और ऑफकोर्स बिडिंग के टाइम पे रॉयल्टी तो एनीवे गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो ये पूरा मॉडल है। तो ये प्रॉफिट पेट्रोलियम पे जब गवर्नमेंट को शेयर दिया जाता है तो इधर एक GST इंप्लीमेंट किया गया है। तो प्रॉफिट पेट्रोलियम इज सब्जेक्ट टू GST कि ये जो पेमेंट किया जा रहा है प्रॉफिट पेट्रोलियम को का गवर्नमेंट को, तो ये एक सर्विस है, तो इसके ऊपर GST पे किया जा रहा है। तो ये GST नहीं पे करना चाहिए, ये डिमांड की जा रही है। और ये नेक्स्ट GST काउंसिल की मीटिंग जो सितंबर में होगी तो ये चीज उठाई जाएगी, ये इशू प्रपोजल रखा जाएगा कि ये रेक्टिफाई किया जाए। इवन CII इंडस्ट्री बॉडी है जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, वो भी कह रहे कि अगर प्रॉफिट पेट्रोलियम से शेयर पे किया जा रहा है तो ये प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है, तो ये सर्विस के लिए पेमेंट कैसे हो और इस पे GST क्यों इम्पोज किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। जो नया मॉडल है HELP वो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल नहीं है, वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं HELP और NELP। तो अब जो नया मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग है तो इसके अंदर जैसे ही प्रोडक्शन जो ना ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह जो फील्ड पे वर्क स्टार्ट होता है तो रेवेन्यू शेयर होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ऑपरेटर। तो यहाँ पे कॉस्ट रिकवरी के लिए वेट नहीं किया जाता, रेवेन्यू शुरू से ही शेयर होता है। तो इसीलिए कॉस्ट एफिशिएंसी को भी एनकरेज किया जाता है कि क्योंकि गवर्नमेंट का भी इधर स्टेक है,
इसलिए। और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में क्या था कि पूरा कॉस्ट रिकवरी होने के बाद ही प्रॉफिट शेयरिंग शुरू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट शुरू होता है। तो इसमें दिक्कत ये आती थी एनईएलपी में कि फिर प्रॉफिट कॉस्ट रिकवरी कब तक हुआ, कैसे वो कॉस्ट रिकवर कर रहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट स्क्रूटिनी काफी जरूरी थी। तो ये सारा जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता था और पूरा जो ये प्रोसेस उसको फॉलो करना काफी डिफिकल्ट होता था। तो इसीलिए इसको रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अब स्टार्ट किया गया थ्रू HELP सिंस मार्च 2016। तो ये मेन है। और एक्सप्लोरेशन पीरियड जैसे आप देख रहे हैं कम किया गया है, प्लस जो है यहाँ पे रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पे आफ्टर कॉस्ट रिकवरी। और एक्सप्लोरेशन इन माइनिंग लीज एरियाज भी अब अलाउड किए गए हैं, पहले नहीं अलाउड था। और इवन सारे हाइड्रोकार्बन के लिए एक ही लाइसेंस, मतलब कि ऑयल हो गैस हो वगैरह सिंगल लाइसेंस में वो अलाउ किया जाता है। तो ये HELP मॉडल ऐसे, NELP में अलग अलग चाहिए था। तो ये डिफरेंस है दोनों मॉडल्स के बीच में। और ये जो हम अभी बात कर रहे हैं NELP के अंदर ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, तो प्रोडक्शन जो होता है तो एक कॉस्ट ऑयल और प्रॉफिट ऑयल होता है, ये NELP में ही। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे की जाती है। तो गवर्नमेंट को जो मिलता है वो एक तो रॉयल्टी है, कॉस्ट ऑयल का जो भी है वो पूरा इन्वेस्टर का शेयर होता है। और प्रॉफिट ऑयल में से एक इन्वेस्टर पोर्शन होता है, एक गवर्नमेंट पोर्शन होता है। तो गवर्नमेंट पोर्शन तो गवर्नमेंट को ही मिलता है, इन्वेस्टर पोर्शन में से इन्वेस्टर इसके ऊपर टैक्स पे करते हैं और गवर्नमेंट को वो टैक्स मिलता है और बाकी का इन्वेस्टर को। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट को शेयर जब दिया जाता है तो ये जो ट्रांजेक्शन है प्रॉफिट ऑयल में से गवर्नमेंट को शेयर देना, इसके ऊपर GST एज अ सर्विस डिमांड की जा रही है। तो ये पेमेंट जो हो रही है इसके ऊपर इसको नलिफाई करने के लिए प्रपोजल अब रखे जा रहे हैं। फिर अगला है इंडिया अफगान एयर ट्रेड फेसिंग टफ टाइम्स। तो ये इंडिया अफगानिस्तान एयर कॉरिडोर ट्रेड प्रोजेक्ट के बारे में जो जून में इनिशिएट किया गया, इसको इनॉग्रेट किया गया। तो अभी फ्रूट एक्सपोर्टर्स जो है अफगानिस्तान से वो फ्रूट्स एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया को थ्रू एयर कार्गो। तो ये कार्गो प्लेन्स यहाँ पे अफगानिस्तान को यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टेज आ रही है इसकी। तो अफगानिस्तान का जो नेशनल कैरियर हरियाणा एयरलाइंस ये तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फुलफिल नहीं हो पा रहे रिक्वायरमेंट्स, इसीलिए वो प्राइवेट सेक्टर को भी अफगान गवर्नमेंट ने रोप इन किया है और ये कार्गो प्लेन्स अब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे काफी दिक्कतें आई है, क्योंकि फ्रूट एक्सपोर्टर्स वो कह रहे हैं हमारा टन्स ऑफ फ्रेश फ्रूट इंक्लूडिंग एप्रिकॉट मेलन्स ये पूरा रॉट हुआ है काबुल एयरपोर्ट पे, क्योंकि कार्गो प्लेन्स ही अवेलेबल नहीं थी। इवन एयरपोर्ट से वो कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है कि इसको स्टोर किया जा सके। इवन वो कह रहे कार्गो स्क्रीनिंग मशीन्स भी नहीं है काबुल एयरपोर्ट्स पे, ताकि यहाँ पे जो पैकेजिंग रीपैकेजिंग बार बार करना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीनिंग के टाइम पे वो खोल के देखते हैं। तो अगर कार्गो स्क्रीनिंग मशीन्स होगी तो एक पैकेजिंग रीपैकेजिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी वो पॉइंट उठा रहे हैं। तो वही अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट कह रहे कि ये इनिशियल फेज में ही दिक्कतें आ रही है, लेकिन इसको स्मूदन आउट किया जाएगा। और ये एयर कॉरिडोर ट्रेड प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया गया बाय अफगानिस्तान गवर्नमेंट विथ इंडिया, ताकि जो पाकिस्तान ट्रांजिट नहीं दे रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये अग्रीमेंट है 2010 का, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये इसके अंदर पाकिस्तान को ट्रांजिट देना चाहिए ताकि अफगानिस्तान अपने प्रोडक्ट्स ट्रेड कर सके विथ इंडिया, पर ये पाकिस्तान नहीं प्रोवाइड कर रहे, इसलिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ये ऑल्टरनेटिव लैंड एयर रूट इनिशिएट किया है कि थ्रू कार्गो फ्लाइट्स हम ये ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए जो पूरा खर्चा होगा एयर फ्लाइट का वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट उठाने को तैयार है, और एक्सपोर्टर्स को सिर्फ बाकी जो फेयर लैंड के ऊपर फेयर जो होगा ट्रकिंग का एयरपोर्ट से जो ले जाना, इवन इंडिया में भी और इवन अफगानिस्तान में जो ट्रकिंग फेयर ओवर लैंड होगा वो उनको पे करना होगा। ये अग्रीमेंट के थ्रू ये एक्सपोर्ट्स इनिशिएट किए गए। तो ये इनिशियल फेज ही है, जून में ही ये स्टार्ट किया गया है। तो इनिशियल 1 मंथ में हम देख रहे हैं कि दिक्कतें आ रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है आर्मी डायरेक्टेड टू शट 39 मिलिट्री फार्म्स। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि जितने भी मिलिट्री फार्म्स है, अराउंड 39 मिलिट्री फार्म्स है, इन सबको 3 महीने के अंदर बंद करना है। तो मिलिट्री फार्म्स है मतलब यहाँ पे मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, फार्म्स है मतलब कैटल फार्म्स है। तो कैटल फार्म्स डिफेंस लैंड पे डेवलप किए गए हैं बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स। तो 1889 से ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि मिलिट्री पर्सनल को मिल्क प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि पहले जो कैंटनमेंट्स होते थे वो अर्बन एरिया से काफी दूर होते थे, तो इनको मिल्क प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। लेकिन अब
तो ये कैंटनमेंट्स अर्बन एरियाज के काफी क्लोज है और मेजोरिटी उनका जो है ऑलमोस्ट मोर देन 80% इनका रिक्वायरमेंट जो है वो मार्केट से ही फुलफिल होता है। इसीलिए मिलिट्री फार्म्स की अब जरूरत नहीं है और इवन यहाँ पे खर्चा भी होता है, लायबिलिटी है आर्मी के ऊपर और इवन यहाँ पे करप्शन चार्जेस भी काफी सारे सामने आए हैं। तो इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस किया है कि 3 महीने के अंदर सारे मिलिट्री फार्म्स जो है वो बंद कर देने चाहिए और ये जो लैंड है वो डिफेंस लैंड है, तो इसको बाकी डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज करना चाहिए। फिर अगला है ओवर 180 माइग्रेंट्स स्टॉर्म मोरक्को स्पेन बॉर्डर पोस्ट। तो ये मोरक्को स्पेन रीजन के बारे में पता होना चाहिए। ये जो मैप है तो ये स्पेन जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है यहाँ लोकेटेड है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की नॉर्दर्न कंट्रीज है जो मोरक्को यहाँ लोकेटेड है। तो ये जो है ये नैरो स्ट्रेट है, नैरो वाटर बॉडी है जो 2 लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करते हैं। तो ये जिब्राल्टर जो है ये प्लेस है यहाँ पे स्पेन में और ये स्पेन के बॉर्डर पे यहाँ पे ये बिलोंग करता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे जो 2 रीजन है मोरक्को बॉर्डर पे, स्वेटा और मेलिला, ये 2 रीजन बिलोंग करते हैं स्पेन को। तो यहाँ पे मोरक्को से जो माइग्रेंट्स बॉर्डर फेंस होती है, यहाँ पे ह्यूज बॉर्डर वॉल्स होते हैं, उनको पार करके वो स्वेटा रीजन में आ गए हैं और अब वो यहाँ पे असाइलम सीख करेंगे। तो ये जो है अभी यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है उस बारे में, लेकिन ये ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस है ये डिटेल्स पता होना जरूरी है। फिर अगला है लास्ट न्यूज आइटम, नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड गोज अप 24.7%। तो गवर्नमेंट ने ये बताया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है ऑलमोस्ट 25% फाइलिंग्स इंक्रीज हुई है। इवन प्रीवियस पीरियड से कंपेयर किया जाए तो एडवांस टैक्स कलेक्शन भी 41.8% इंक्रीज हुआ है। तो ये कह रहे हैं इसका रीजन ये है कि जो डिमोनेटाइजेशन और ऑपरेशन क्लीन मनी इनिशिएट किया गया था उस वजह से ये इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग अब इंक्रीज हुई है। तो ऑपरेशन क्लीन मनी जो था वो डिमोनेटाइजेशन के बाद इनिशिएटिव लिया गया था। तो 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 जब डिमोनेटाइज्ड मनी बैंक्स में एक्सेप्ट किए जा रहे थे तो उस टाइम में जो भी डिपॉजिट्स किए गए तो ये 31 जैन 2017 को ये ऑपरेशन क्लीन मनी अनाउंस किया गया और इसके अंदर 18 लाख पीपल इन द फर्स्ट फेज इनके नाम आइडेंटिफाई किए गए कि जिन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो डिपॉजिट किए थे इन्होंने वो इनके टैक्स पेयर प्रोफाइल से मैच नहीं करते। तो इसीलिए उनको नोटिसेस भेजी गई, ऑनलाइन नोटिसेस भेजी गई और उनको ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल करने के लिए कहा गया है कि आप डिटेल्स दो कि ये पैसे कैसे आपने, इसके बारे में डिटेल्स आप इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी फाइल करो और इवन वो टाइम पे उनको टाइम फ्रेम में 10 दिन के अंदर उनको नोटिस का रिस्पांस देना था। तो अगर उनका रिस्पांस सेटिस्फैक्टरी होगा तो केस डिसमिस किया जाएगा या तो आगे फिर केस परस्यू किया जाएगा। तो ये ऑपरेशन क्लीन मनी भी इनिशिएटिव लिया गया था, उसको भी क्रेडिट दिया जा रहा है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।